गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 11 चैप्टर देखा था, जिसमें हमने 2 पार्ट देखे थे। तो सेकंड पार्ट में हमने 11 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और अब हमारा 12th चैप्टर है। ये काफ़ी इजी चैप्टर है, इसमें हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। शायद इस एक वीडियो में हम इसे ख़त्म कर लेंगे, इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। नाउ 12th चैप्टर है किसके बारे में? ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है, किस तरीके का ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और ये सारी चीज़ें हम समझेंगे क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, इसीलिए इस टॉपिक को भी यहाँ हम लेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन है उसे प्रेस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। तो चलिए समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। अब देखिए, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 कंट्रीज़ है। ये है हमारा यूएसए और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, नाउ इंडिया, दैट्स अब ये जो 2 कंट्रीज है, इन दोनों के बीच में अगर कभी भी ट्रांजेक्शन होता है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, यानी आप जाकर के मान लीजिए कि यूएसए में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, या फिर यूएसए यहाँ पर आकर के कोई भी सामान बेचता है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है, तो ये एक फॉरेन ट्रांजेक्शन हो गया और इसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। और जहाँ पर भी फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है वहाँ पे इसका भी सेंट्रल बैंक आएगा और भारत का भी सेंट्रल बैंक आएगा। भारत के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। और यूएसए के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? फेडरल सिस्टम। नाउ ये दोनों सेंट्रल बैंक का क्या ड्यूटी है, या चलिए मैं आप अब इंडिया वाले की बात करता हूँ। तो इंडिया के सेंट्रल बैंक की क्या ड्यूटी है? इंडिया का सेंट्रल बैंक जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है चाहे इनफ्लो हो रहा है, चाहे जा रहा है या आ रहा है, उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मेंटेन करेगा। ये कंप्लीट डिटेल जिस अकाउंट में मेंटेन की जाती है उसे बोला जाता है, जिस स्टेटमेंट को बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, यानी आरबीआई क्या करता है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है या बाहर से आ रहा है उसकी डिटेल मेंटेन करता है, और ये करनी पड़ती है। ठीक है, आरबीआई का काम ही यही है। हमने देखा था फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जिसमें से हमने एक फंक्शन देखा था कि आरबीआई का एक फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज का कस्टडी करना, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करना। अब चूंकि वो फॉरेन एक्सचेंज का सोल कस्टडियन है, इसका मतलब है कि उसे पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि उसके पास फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आया और उसने फॉरेन एक्सचेंज किसको पेमेंट किया, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन है वो रूट कहाँ से होते हैं? आरबीआई के थ्रू। इसीलिए आरबीआई हर एक डिटेल को मेंटेन करता है और उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग। मीनिंग है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्या बात है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट provides a systematic record sorry of all the economic transactions between resident of a country and the rest of the world in a given period of time। यानी ये हमारा यहाँ पे बनाऊंगा तो सॉरी, यहाँ पे कुछ और आएगा। मान लीजिए इंडिया है, यहाँ का कोई रेजिडेंट बाहर से कोई ट्रांजेक्शन करता है, चाहे उससे फॉरेन एक्सचेंज आ रहा हो या जा रहा हो, इन दोनों ट्रांजेक्शन को कौन मेंटेन करेगा? आरबीआई मेंटेन करेगा। और इसके स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें 3 चीज़ें, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ये पहली बात। दूसरी बात, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को ही यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, किसी और ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और तीसरी बात, जो रेजिडेंट का ट्रांजेक्शन है उसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए यूएसए का कोई बंदा यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर के वो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन करता है जिससे कि वो वहीं पे अपने कुछ मान लीजिए, एक बार मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि यूएसए का एक नागरिक है, यूएसए का कोई भी पर्सन यहाँ आता है और यहाँ आकर के अपने नेट बैंकिंग से यूएसए के अंदर कोई भी डॉलर वगैरह ट्रांसफ़र करता है, तो इससे क्या होगा? हमारे इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, तो उस ट्रांजेक्शन को बीओपी में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा। तो ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज विच आर गिवन एंड रिसीव्ड आर कॉल्ड इनविजिबल आइटम। ये तो एकदम अकाउंटिंग स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जस्ट ए मिनट। नाउ अब आता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से क्या क्या टाइप होते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन 4 टाइप के होते हैं। पहला है विजिबल, दूसरा है इनविजिबल, तीसरा है यूनिलेटरल एंड फोर्थ है कैपिटल। इन चारों का मतलब समझते हैं। सबसे पहले आता है विजिबल आइटम। विजिबल आइटम मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं। तो यानी अगर ऐसे कोई भी आइटम ट्रांसफर हो रहे हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं, जिनकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे? विजिबल आइटम में। जैसे कोई भी फिजिकल गुड्स अगर जा रहा है तो वो आएगा विजिबल आइटम के अंदर। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हम करते हैं गुड्स का, जो कि रेगुलेटेड किसके द्वारा होते हैं? कस्टम ऑफिस के द्वारा। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये जाएगा विजिबल आइटम में।
अब आता है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम क्या होते हैं, जहाँ जिन टाइप ऑफ चीज़ों को हम देख नहीं सकते मतलब सर्विसेज। मतलब क्या, मान लीजिए यूएसए का कोई डॉक्टर है और इंडिया का भी मान लीजिए, चलिए यूएसए का एक डॉक्टर ले लेते हैं और इंडिया का मान लीजिए कोई इंजीनियर है, ठीक है। अब क्या हम सर्विसेज को देख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए? नहीं देख सकते। हम या आप या कस्टम ऑफिसर या गवर्नमेंट नहीं देख सकती। अब ऐसे में मान लीजिए यूएसए का कोई डॉक्टर कंसल्टेंसी देता है ऑन द मान लीजिए किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज देता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो पर ओवर चार्ज करता है $1000, $100, $200, इस तरीके से वो चार्ज कर रहा है कंसल्टेंसी सर्विसेज। या फिर इंजीनियर यहाँ से यूएसए में कोई सर्विस दे रहा है, तो ये जो सर्विसेज दी जा रही है या ली जा रही है, इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अगर हम वहाँ सर्विस देंगे तो हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर हम सर्विस लेंगे तो हम अगर सर्विस लेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर हम सर्विस देंगे तो हमारे पास पेमेंट आएगा। तो इसमें ये जो आता है, ये आता है इनविजिबल आइटम्स के अंदर। नाउ यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होते हैं इसे हमने फॉरेन एक्सचेंज में भी पढ़ा था। वन वे ट्रांसफर जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनके लिए ना कोई गुड्स दिया जा रहा है ना कोई सर्विस दी जा रही है। जैसे अगर आपका बेटा वहाँ पे पढ़ रहा है और अगर आप उसको गिफ्ट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, ऐसे गिफ्ट आप देते हैं या फिर उनको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई भी सगा संबंधी है उसको अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर आपका बेटा है जिन्हें अब आपने विल ट्रांसफर किया, कि आपके मरने के बाद आपकी संपत्ति आपके बेटे की ट्रांसफर हो जाती है, वो अगर जा रहा है, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें पर्सनल रेफिडेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसे एक और नाम है अनरिक्विटेड ट्रांसफर, क्योंकि वहाँ से वापस से लौट के आने वाला नहीं है, यानी अनरिक्विटेड, एक बार गया वापस नहीं आने वाला। नो कैपिटल ट्रांसफर क्या है? कैपिटल ट्रांसफर एकदम सिंपल है, कैपिटल एसेट और लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए जो ट्रांसफर किया जाता है वो है कैपिटल ट्रांसफर। जैसे अगर मान लीजिए मुझे यूएसए के सामने यूएसए में व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस के सामने मुझे एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी और मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, तो उसके लिए अगर मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ तो वो क्या हो गया? वो हो गया कैपिटल ट्रांसफर। क्या मैं गुड्स खरीद रहा हूँ? नहीं। क्या मैं सर्विसेज का पेमेंट कर रहा हूँ? नहीं। क्या ये अनरिक्विटेड या यूनिलेटरल ट्रांसफर है? नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ मिल रहा है, मैं ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है कैपिटल ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे एक ऐसी एसेट मिल रही है, कैपिटल एसेट मिल रही है। इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए मैं वहाँ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका से, ऐसा कोई बैंक होगा या नहीं, बट बैंक ऑफ अमेरिका से अगर मैं मान लीजिए $1,00,000 का लोन लेता हूँ, तो वो भी कैपिटल ट्रांसफर में आएगा, क्योंकि ये क्या है? ये मेरे बोरिंग को बढ़ा रहा है। तो अगर मेरी कोई एसेट को बढ़ा रहा है या लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है, या एसेट को कम कर रहा है या लाइबिलिटी को कम कर रहा है, इन्हें हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर। अब ये बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। बीओपी का स्ट्रक्चर क्या है? नाउ बीओपी के स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि डेबिट और क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में क्या आएगा? डेबिट साइड में आएगा ऑल आउटफ्लोज आर इंक्लूडेड। जितने भी आउटफ्लोज है वो कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में। और जितने भी इनफ्लो है वो कहाँ आएंगे? वो आएंगे क्रेडिट साइड में। यानी कि अगर वहाँ से पैसा आ रहा है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? आउटफ्लो। अब देखिए, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है। वापस एक बार मेरी बात सुनिएगा, ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। और स्टेटमेंट का हमेशा बैलेंस रहता है, ठीक है, भले ही वो बराबर हो जाए, कभी जीरो हो जाए बैलेंस, लेकिन बैलेंस हमेशा रहेगा। अकाउंट नहीं है, अकाउंट का बैलेंस नहीं रहता है, ठीक है। अकाउंट जो है, जब हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो अकाउंट जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाते हैं, नलिफाई हो जाते हैं। लेकिन जब आप स्टेटमेंट बना रहे हो तब आपके बैलेंस बचेगा, और वो बैलेंस आगे के आगे आपको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो इन दोनों में भी बैलेंस बचेगा, डेबिट और क्रेडिट साइड में। एक बैलेंस बचता है जब डेबिट और क्रेडिट बराबर है, तब हमें बोलते हैं बैलेंस्ड बीओपी। वहीं अगर मान लीजिए कि सरप्लस, जब आउटफ्लो हमारे पास कम है और इनफ्लो यानी कि हमारे पास पैसा ज़्यादा आ गया, तो उसे हम बोलते हैं क्या? सरप्लस। और वहीं अगर हमने क्या किया? आउटफ्लो ज़्यादा कर दिया, यानी कि हमने पेमेंट ज़्यादा कर दिया, हमारे पास रिसिप्ट कम आई है, तो हम उसे बोलते हैं डेफिसिट। अब दो छोटे छोटे टॉपिक है, उन्हें हम देखते हैं और उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म। नाउ वो टॉपिक कौन सा है? सबसे पहले एक है कंपोनेंट ऑफ बीओपी, वो देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ बीओपी ये है कि बीओपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आरबीआई बनाता है। यानी कि आरबीआई ऐसा नहीं है कि केवल एक कंप्लीट बीओपी बना देता है, उसके 2 पार्ट बना करके रखता है। वो 2 पार्ट कौन से समझते हैं। पहला पार्ट है करंट अकाउंट। इनमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? देखिए, ये मान लीजिए ये बीओपी है, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब क्या? ये बीओपी में हेड होगा कोई, उसके बाद पहली हेडिंग होती है करंट अकाउंट की, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन आते हैं, फिर दूसरी हेडिंग होती है एक और उसके बाद उसमें कुछ ट्रांजेक्शन आते हैं। तो यही हमें समझना है कि कंपोनेंट ऑफ बीओपी का है, तो ये एक कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है, और उसमें अलग अलग ट्रांजेक्शन आते हैं। अलग अलग ट्रांजेक्शन कौन से आते हैं? जिन्हें हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में क्लासीफाई करते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन से? 4 ट्रांजेक्शन। तो उन्हीं 4 ट्रांजेक्शन में से कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ आएंगे और कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ आएंगे। ऑल क्लियर? नाउ समझते हैं। अब पहला है करंट अकाउंट, और अब करंट अकाउंट को समझते हैं। करंट अकाउंट refers to an account in which record of all transaction relating to export,
एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि विजिबल इनविजिबल दोनों आ गए, और यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी यहाँ क्या क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एक तो विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये तीनों आइटम आ गए करंट अकाउंट के अंदर। अब कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट यहाँ पे आ गया, देखिए एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस यानी कि इनविजिबल, यहाँ हो गया विजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ एंड फ्रॉम अब्रॉड, और फोर्थ है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, बात आती है अब, जस्ट अ मिनट, बात आती है अब कैपिटल अकाउंट की। नाउ सेकंड पार्ट में अब देखिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के 4 थे, 3 अगर करंट अकाउंट में आएंगे तो फोर्थ यानी कि जो लास्ट बचा है वही कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो कैपिटल अकाउंट में कौन चाहते हैं, कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शंस, तो इन्हें अलग से मेंटेन किया जाता है बाय द आरबीआई। ठीक है, मैंने बताया था आपको, एक हेडिंग हो गई बीओबी, उसके हो गए 2 पार्ट, एक है करंट अकाउंट उसमें 3 ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, और दूसरा है कैपिटल अकाउंट उसमें 1 ट्रांजेक्शन लिख देते हैं। वो ट्रांजेक्शन कौन सा है, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, जो एसेट या लाइबिलिटी को चेंज करते हैं, चाहे बढ़ाए चाहे घटाए। उसके बाद आ जाता है कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। अब इसमें भी इन्होंने फर्दर डिवाइड किया गया, पहला है बोरोइंग से लेके यानी कि लाइबिलिटी से रिलेटेड। लाइबिलिटी से रिलेटेड मतलब क्या, कि अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है या आपकी लाइबिलिटी घट रही है, या तो आप लाइबिलिटी दे रहे हो यानी कि मतलब आपने अगर फॉरेन के अंदर बोरोइंग दी है या फॉरेन से बोरोइंग ली है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होते हैं 2 प्रकार के, एक है एफडीआई, आपने कई बार न्यूज़पेपर में इनका नाम सुना होगा। एफडीआई होता है जहाँ पे आपको डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है, जैसे अगर आप किसी भी इसमें लगभग 20% से ज़्यादा ले लेते हो तो वहाँ पे आपको एक डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है, आप वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, बट मोस्टली डायरेक्ट कंट्रोल हम बोलते हैं 50% से। ठीक है, नाउ एफडीआई हो गया। एफआईआई क्या होता है, जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं दिया जाता है, मतलब अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा, 2-4% अगर आप ले रहे हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, एफआईआई। और अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ ऐसी कंपनी में ला रहे हो जहाँ से आपको 50% आप उसकी शेयर होल्डिंग एक्वायर करने वाले हो या पार्टनरशिप ले रहे हो, तो फिर होता है एफडीआई। और इसके अलावा फॉरेन चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये आरबीआई का अपना एक अलग मैटर है। अब समझते हैं सेकेंड टॉपिक, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद एक छोटा सा टॉपिक है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, यानी विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंडिया का ट्रेड बैलेंस आप बता सकते हो, इसे हम ट्रेड बैलेंस भी बोल सकते हैं। तो इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस आप बता सकते हो क्या रहता है हमेशा, ये हमेशा लगभग नेगेटिव रहता है। इसके कुछ रीजंस है, यानी कि हमारी क्या है, हमारे हमेशा इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, हमारे आउटफ्लो हमेशा इसमें ज़्यादा होते हैं इनफ्लो की बजाय। नाउ अब समझते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट इसके अंदर इट इज़ आल्सो नाउन एज ट्रेड बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया, विजिबल ट्रेड से है तो ट्रेड बैलेंस हो गया। एक मिनट, लैपटॉप ही लिया। अब समझते हैं इसके बारे में सरप्लस बीओटी और डेफिसिट बीओटी। सरप्लस बीओटी का मतलब कब, जब आपके जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे और इम्पोर्ट कम होंगे। ठीक है, कुछ देशों से हमारी सरप्लस है, जैसे कि यूएसए हो गया, इसके अलावा और चाइना से हमेशा अपना डेफिसिट रहता है। ठीक है, चाइना से हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम रहता है। तो व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट इट्स कॉल्ड सरप्लस बीओटी। और ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, या 1 लाइनर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सरप्लस बीओटी कब होता है, तब आपको लिखना है कि व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट देन इट इज कॉल्ड सरप्लस बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इन सब के बीच में थोड़े से डिफरेंस है जो मैं आपको नहीं कराऊंगा, आपको खुद को अपनी कॉपी में करना है, और वो करने के बाद आपको देखना है। तो यहाँ पे हमारा एक था बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है। मैं एक बार फास्ट करा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आपको क्या करना है, खुद से इन्हें कॉपी में लिखना है। मैं यहाँ पे केवल आपको बोल के एक बार करा रहा हूँ। क्या होता रहता है मेरे मीनिंग क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या होता है कि जो विजिबल आइटम्स है उनको लिया जाता है, और जबकि इसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को लिया जाता है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन 4 होते हैं, आप लिख सकते हैं। इसके कंपोनेंट क्या क्या है, इसके कंपोनेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इसके कंपोनेंट क्या है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इसके कंपोनेंट क्या है, इसमें क्या कैपिटल ट्रांजेक्शन आते हैं, नॉट अवेलेबल, इसमें आते हैं हाँ। ठीक है, इसमें क्या आता है, केवल विजिबल आइटम आता है, जबकि इसमें विजिबल, नॉन विजिबल एंड यूनिलेटरल और कैपिटल 4 आते हैं, तो कैपिटल आता है। उसके अलावा इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप छोटा है, स्मॉलर है, इसका स्कोप वाइडर है। ठीक, नाउ नेक्स्ट समझते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में क्या आते हैं, 3 ट्रांजेक्शन आते हैं, आपको पता है, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर। वही बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, केवल विजिबल आइटम। तो यहाँ पे आ गया कि विजिबल आइटम वाले बैलेंस ऑफ ट्रेड और 3 वाले
करेंट अकाउंट में। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही होता है, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे वो तीनों आप कंपोनेंट लिख सकते हो। उसके बाद है स्कोप, इसका स्कोप जो है स्मॉलर होता है, इसका स्कोप वाइडर होता है इन कंपेरिजन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमी, तो कैपिटल अकाउंट का इन्फ्लुएंस या करंट अकाउंट का इन्फ्लुएंस किस तरीके से होता है इकोनॉमी पे। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन जो कि एसेट और लाइबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करे या अफेक्ट करे, जबकि इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं इनविजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। उसके बाद आता है कंपोनेंट, सॉरी ये मैंने कंपोनेंट बोल दिए है ना, और इनके कॉन्सेप्ट को आप लिख सकते हो वो डेफिनेशन जो उठा करके आप वहाँ से। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। यहीं पे हमारा जो 12th चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम 7th चैप्टर को देखना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा यूनिट 3 के 3 चैप्टर का एक पार्ट पहला चैप्टर है। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।